हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपको मॉर्निंग में टॉपिक दे देता हूँ लिखने के लिए। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि शाम तक आपने उसको लिख लिया होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो वो एक बार जाके स्टडी फंडा का टेलीग्राम एप्लीकेशन है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आपको रोज़ सुबह जो टॉपिक्स मैं डाल रहा हूँ वो मिलते जाए, और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साथ होती जाए। और ये एकदम फ्री इनिशिएटिव है। इसमें आपको सुबह टॉपिक मिलेगा, शाम को वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। बस अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। एक 10 रुपए की आपको पेमेंट करनी है बस, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज मैंने आपको सुबह आर्ग्यूमेंट का टॉपिक दिया था, आप सबको पता होगा। आफ्सपा के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा था, मैंने कहा था आफ्सपा शुड बी रिपील्ड। तो हमारा डिस्कशन आज आफ्सपा पे सेंटर्ड होगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग लिख नहीं रहे हैं तो प्लीज़ लिखना चालू कर दीजिए, क्योंकि उसके बिना इस इनिशिएटिव का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, तब तक आप लोग इम्प्रूव नहीं करेंगे। लिखने से आपको पता चलेगा कि आपकी क्या बोलते हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको लिखने में, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कि समझने में, अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत है। वो जब आप खुद से लिखेंगे तभी पता चलेगा। तो सुबह मैं उम्मीद करता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल ने लिख लिया होगा जिस टॉपिक पे मैंने आपको दिया था आज सुबह आर्ग्यूमेंट। तो आइए हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा था आफ्सपा। तो आफ्सपा, आपको पता है, अभी रिसेंटली कुछ 5-6 महीने पहले काफी न्यूज में था। इवन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी नॉर्थ ईस्ट में विजिट किया था और इस टॉपिक के ऊपर बोला था। तो आइए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मेरे हिसाब से जो बेस्ट वे होता है इंट्रोडक्शन का देने का, आप रीसेंट कंटेक्स्ट बता दो। कि जब आप रीसेंट कंटेक्स्ट बताते हो ना, तो एग्जामिनर को आप खुद बता रहे हो कि तूने ये टॉपिक क्यों दिया, मैं तुझे बता रहा हूँ। और जब आप एग्जामिनर को बता देते हो तो एग्जामिनर को पता चल जाता है, हाँ इसे जो रीसेंट मतलब जो रीसेंट हैपनिंग्स हो रही हैं उसमें ये वेल वर्स्ड है। और जब उसे ये पता चल जाता है तो आपके नंबर्स जो है, मार्क्स जो है, आपको ऑटोमेटिकली 1-2 नंबर ज्यादा ही देता है। तो रीसेंट कंटेक्स्ट क्या था हमारा? अभी आपने देखा था कि नागालैंड में 14 सिविलियंस आर्मी ने मार दिए थे, क्योंकि उन्होंने आर्मी ने उनको मिसअंडरस्टूड कर लिया था इंसर्जेंट्स की जगह। तो पर आर्मी वालों पे कोई एक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि वो रीजन जो है, आर्मी वाले जो है, उनको आफ्सपा का प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है उस रीजन में। तो अब हम देखेंगे फॉर्मेट टॉपिक कि आफ्सपा क्यों रिपील हो जाना चाहिए। देखिए, मैंने आपको टॉपिक क्या दिया था, आफ्सपा शुड बी रिपील्ड। अगर आफ्सपा शुड बी रिपील मैंने आपको दिया, तो हम पहले उसके फॉर्म में बात करेंगे। तो सबसे पहला इशू क्या है, क्यों रिपील कर देना चाहिए? क्योंकि ये जो कानून है वो एब्सोल्यूट पावर देता है बिना अकाउंटेबिलिटी के। भारत एक लौता ऐसा देश है दुनिया में जहां कोई लड़ाई नहीं हो रही है, और फिर भी एक इमरजेंसी मार्शल लॉ फोर्स में है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारे भारत का। प्लीज माफ कर देना इंडिया के मैप के लिए, थोड़ी मेरी ड्राइंग बचपन से ही खराब है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं चल रही है, या कहीं भी जो आफ्सपा जैसे आई थिंक 7 स्टेट्स में अभी लागू है, कोई लड़ाई नहीं चल रही है, बट स्टिल एक इमरजेंसी मार्शल लॉ फोर्स में है। तो इस एक्ट ये जो एक्ट है, ये आर्मी वालों को एब्सोल्यूट पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी दे देता है, जो कि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाता है, जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है। तो ये हमारा पहला आर्ग्यूमेंट हो गया। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारा क्या हो गया, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हेगड़े कमीशन बैठाया था। उस कमीशन ने क्या पाया कि 7 के 7 एनकाउंटर, जो 6 केसेस वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स थे। कमीशन ने ये भी पाया कि आफ्सपा जो है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा वाइडली मिसयूज किया जाता है नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि मणिपुर। ये है हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट हेगड़े कमीशन के ऊपर। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे आर्ग्यूमेंट पे। ह्यूमन राइट्स वायलेशन कैसे? पिछले 20 सालों में सेंटर ने एक भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं होने दिया है आफ्सपा के अंडर। सारे प्रोसिक्यूशन उसने डिनाई किए हैं। आज भी कोई सिक्योरिटी पर्सनल जो कि सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में इन्वॉल्व था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, कभी भी वो जेल में नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसको आफ्सपा की प्रोटेक्शन थी। अब ये क्या है, ये वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये हमारा तीसरा आर्ग्यूमेंट हो गया कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तरफ जा रहा है, दैट इज वाई आफ्सपा शुड बी रिपील्ड। हमारा चौथा आर्ग्यूमेंट क्या है?
एक 5 मेंबर कमेटी बनाई थी केंद्र सरकार ने, जिसको जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने हेड किया था। इट इज ऑल्सो नोन एज जीवन रेड्डी कमेटी। इन्होंने क्या कहा था कि जो क्या बोलते हैं, इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भाई आफ्सपा को कंप्लीटली रिपील कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक्ट है हेट्रेड का, ऑपरेशन का, इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई हैंडेडनेस। मतलब सिंपल सी बात है, ये एक कॉलोनियल लॉ है जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए बनाया गया था। तो जब इसका इंटेंशन ही सप्रेशन था, तो इसकी अभी तक कंटिन्यू क्यों हो रहा है? इट शुड बी रिपील्ड। समझ रहे हो? ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया। और ऑल्दो मैंने 5 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, आप ये छठा भी ऐड कर सकते हो। तो जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी ने भी कहा कि भाई इसको कंप्लीटली आप रिपील कर दो, क्योंकि ये सिंबल है हेट का, ऑपरेशन का, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई हैंडेडनेस विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब हम आ जाते हैं अपने पांचवें पॉइंट पे। सेकेंड एआरसी कमीशन है, सॉरी सेकेंड एआरसी रिफॉर्म्स कमीशन थी। उसने भी कहा था कि भाई वी शुड रिपील द आफ्सपा। और कई सारी कमिटीज ने और भी रिकमेंडेशन दी है। जैसे कि कई सारी कमिटीज ने कहा है कि आफ्सपा को आप रिपील करिए, इसके कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं उसको आप यूएपीए में ले आइए, ताकि ये ड्रकोनियन लॉ को हम खत्म कर सकें, और जो नॉर्थ ईस्टर्न या डिस्टर्ब्ड एरिया से जो लोग हैं हम उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ला सकें। आप एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं आफ्सपा इनिशिएटेड है, वहां पे प्रॉब्लम किसकी है? इंसर्जेंट्स की या नक्सलिज्म की। नक्सल और इंसर्जेंट्स है क्यों? क्योंकि वो चिड़े हुए हैं स्टेट से। ये वॉर ऑफ आइडियोलॉजी है, ये ध्यान रखना। वो स्टेट से चिड़े हुए हैं। क्यों? नक्सल्स का प्रॉब्लम क्या है? डेवलपमेंट डेफिशिट, उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अब आपने आफ्सपा लगा दिया तो इससे क्या होगा? उनकी जो हेट्रेड है सरकार की तरफ और बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा? मतलब और रिक्रूटमेंट होते चले जाएंगे, तो एक विशियस साइकिल बन जाएगा, हम कभी इससे निकल निकल ही नहीं पाएंगे। ये एक और एस्पेक्ट है क्यों आफ्सपा रिपील हो जाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अगेंस्ट वाले पॉइंट्स पे कि आफ्सपा की जरूरत क्या है आखिर। सबसे पहले तो ये लीगल पावर देता है आर्मी को। जैसा कि आपको पता होगा कि आर्मी के पास ना कोई संवैधानिक अधिकार है, ना कोई लीगल अधिकार है कि वो फायर आर्म्स किसी के भी अगेंस्ट यूज कर सके, सिर्फ 3 जगहों को छोड़ के। जब इंडियन आर्मी वॉर में एंगेज हो, जब अंतरराष्ट्रीय सीमा पे वो पहरा दे रहे हो, या फिर जब उनको सिविल अथॉरिटी के साथ राइट्स वगैरह कंट्रोल करने हो। बट जब ऐसी सिचुएशन होती है, राइट्स वगैरह कंट्रोल या कुछ कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई सिविल एरिया में, उसको कंट्रोल करने में आर्मी तभी आर्म्स को यूज कर सकती है जब मजिस्ट्रेट वहां पे प्रेजेंट हो। मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ ही आर्मी फायर कर सकती है सिविल एरिया में। बट अब आप देखिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गए, वहां इतने हॉस्टाइल रीजन्स है कि हर टाइम वहां मजिस्ट्रेट का प्रेजेंस होना, मजिस्ट्रेट की परमिशन मांगना फॉर द फायरिंग पर्पसेस पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक आफ्सपा का एस्पेक्ट ये भी है कि आर्मी को लीगल पावर देता है, ताकि वो क्या बोलते हैं, फायर कर सके जब वो इंसर्जेंसी वगैरह कंट्रोल कर रही हो। हमारा दूसरा पॉइंट, काउंटर इंसर्जेंसी इन बॉर्डर एरियाज में आफ्सपा बहुत मदद करता है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न का आप एग्जांपल ले लिए, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और म्यांमार और चाइना के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सारे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इंसर्जेंसी सिचुएशन है उसको कंट्रोल में लाया जाए। इंसर्जेंसी सिचुएशन कब कंट्रोल में आएगी? जब आर्मी को फ्री हैंड मिलेगा। आर्मी को फ्री हैंड किससे मिलता है? आफ्सपा से। जब आर्मी आफ्सपा के अंडर फ्री हैंड में काम करती है, तो बिना हेजिटेशन के काम कर सकती है, और ये जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हमारा अगला चौथा पॉइंट, जो कॉस्ट है हियरिंग की, कोर्ट अपील की। अब देखिए, जैसे आर्म्ड फोर्सेस वाले हैं, उनके पास सिर्फ एक लीगल राइट है वो जिसमें गोली चला सकते हैं, वो है प्राइवेट डिफेंस। अब प्राइवेट डिफेंस भी उनको कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि भाई मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए ही गोली चलाई थी और उसमें ये इंसान मारा गया। अब आप खुद सोचिए, एक सोल्जर ग्राउंड पे पोस्टेड है, उसके मन में ये डर रहेगा कि अगर मैंने इसको मार दिया, भले ही वो आतंकवादी हो कोई हो, मैंने इसको सेल्फ डिफेंस में मारा है, और इसको ये कोर्ट में बाद में प्रूफ करना है, तो आर्मी का कितना सारा रिसोर्सेस सिर्फ कोर्ट में ही वेस्ट हो जाएगा। कितने सारे सोल्जर सस्पेंशन के अंडर रहेंगे, क्योंकि कोर्ट में अभी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो ये एक्ट इन अ वे इन सब चीजों को बाईपास करके आर्मी के रिसोर्सेस और एफिशिएंसी है जो सोल्जर्स की, उसको मेंटेन करता है। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। पांचवा चीज क्या है, चौथा पॉइंट हमारा क्या है, कि जो इंसर्जेंट मूवमेंट्स है इंडिया में, आपको भी पता है प्रॉक्सी वॉर से, चाइना पाकिस्तान, इन सब के इन सब के द्वारा एग्जीग्रेटेड प्रोपोगेंडा है इंडिया का, इंडिया के अगेंस्ट।
चाइना इंसर्जेंट्स के थ्रू अपने मीन्स पूरे करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तब ऐसी सिचुएशन में जब इतने सारे एक्सटर्नल एक्टर्स इन्वॉल्व हैं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में, अब देखिए एक्सटर्नल एक्टर्स के पास रिसोर्सेज, गन्स, पावर, सब कुछ है। यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी है, उसे एटलीस्ट कुछ तो पावर चाहिए इन सबको डील करने के लिए। अगर उसे इन सबको डील करने के लिए भी इंडियन आर्मी को बार बार किसी और थर्ड पर्सन की, जैसे कि मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़े, तो फिर इनकी तो फिर इंडियन आर्मी फंक्शन कैसे करेगी फ्रीली? और ये सब जो प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल एक्टर्स इंडिया में प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो कर्व कैसे होंगे? इसलिए भी इंसर्जेंट मूवमेंट जो प्रॉक्सी वॉर्स है उनको कर्व करने के लिए भी आफ्सपा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है। अब हमारा आखिरी पॉइंट, आर्मी ने भी अपना स्टैंड कई बार क्लियर किया है कि वो बिना आफ्सपा के नहीं टैकल कर सकती, जो कि होम ग्रोन और जो होम ग्रोन इश्यूज हैं, जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं, इंडियन मुजाहिदीन टाइप्स हो गए, और जो फॉरेन टेररिस्ट हैं उनको भी। तो एक आर्मी का भी पॉइंट है कि भाई उन्हें भी फ्रीली ऑपरेट करने के लिए आफ्सपा की जरूरत है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे कंक्लूजन पे। ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, किसी एक तरफ टिल्टेड नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन वो होना चाहिए जो गवर्नमेंट का स्टैंड हो, या जो एक जिसपे एक कंसेंसस बन गया हो। मतलब बिल्कुल रेडिकल नहीं होना चाहिए आपका, कोई भी कंक्लूजन हो। तो इसमें आइए हम अपना कंक्लूजन देखते हैं। तो गवर्नमेंट को देखो, अब आफ्सपा में कमियां तो हैं, जो अभी रिसेंट किलिंग हुई 14 लोगों की, 14 इनोसेंट लोगों की, तो आप सोचिए कितना ग्रेव इनह्यूमन एक्ट था वो। भले ही आर्मी से गलती से हुआ, लेकिन वो 14 लोगों की मौत तो हुई ना। उनके घर वालों पे अलग क्या बीती होगी, वो तो गांव वाले थे। तो इसलिए केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम जो इम्पोजिशन है और जो आफ्सपा को हटाना है, वो केस टू केस बेसिस पे देखें। और सिर्फ फ्यू डिस्टर्बिंग डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब जिन डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्टर्ब्ड एरिया है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इंसर्जेंस की प्रेजेंस हो, सिर्फ उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स तक उनको लिमिटेड रख दें, पूरे स्टेट पे ना लगाए। जैसे नागालैंड के अगर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है, तो आफ्सपा सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, ना कि पूरे स्टेट में। समझ रहे हैं? और जो गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस है, दोनों को जरूरत है कि वो जो गाइडलाइन सेट की है सुप्रीम कोर्ट ने, जीवन रेड्डी कमीशन ने और एनएचआरसी ने, उसको हमेशा अबाइड करें। और कोई भी इलीगल एक्ट या फिर मतलब क्या बोलते हैं जैसे इलीगल किलिंग्स टाइप्स, इन सब चीजों में इन्वॉल्व ना हो। जो प्रॉपर गाइडलाइंस सेट की गई हैं आर्म्ड फोर्सेस, उनको फॉलो करें, ताकि कोई भी ग्रेव वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ना सामने आए। तो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आज हमने आफ्सपा पूरा इन डिटेल डिस्कस किया, फॉर और अगेंस्ट। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको 5 फॉर 5 अगेंस्ट पॉइंट्स दूं। तो आप प्लीज इसको लिखिए, क्योंकि लिखे बिना आप इसको कभी समझ नहीं पाएंगे। तो जिन लोगों को मतलब टॉपिक सुबह सुबह चाहिए, वो स्टडी फंडा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।